हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने नगरीय समुदाय के अर्थ और परिभाषा को समझा था और उसके बाद नगरीय समुदाय की कुछ विशेषताओं को देखा था। जैसे कि हमने देखा था नगरीय समुदाय की में जनसंख्या की बहुलता पहली विशेषता, फिर हमने देखा जनसंख्या की विविधता, अलग अलग प्रकार के आधारों पर अलग अलग आधारों पर जनसंख्या की विविधता को हमने देखा था। व्यवसायों की बहुलता और विभिन्नता के ऊपर हमने डिस्कस किया था एवं श्रम विभाजन और विशेषीकरण के बारे में भी हमने समझा था। इसके बाद द्वितीयक संबंधों की प्रधानता के ऊपर भी कल हमने डिस्कस किया था। कृत्रिमता, व्यवहार की कृत्रिमता, नगरीय जीवन, नगरीय लोगों का आडंबर युक्त जीवन, दिखावे में विश्वास करने वाला जीवन पर हमने डिस्कस किया था। गतिशीलता की बात की थी। गतिशीलता अधिक पाई जाती है, सामाजिक हो या भौगोलिक गतिशीलता हो, नगरीय समुदायों में गतिशीलता बहुत अधिक पाई जाती है। विभिन्नता पर भी हमने कल डिस्कस किया था कि नगर विभिन्नताओं का केंद्र होता है, चाहे वह धर्म हो या भाषा, संस्कृति हो, प्रथा हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, पहनावा हो, रुचियां हो, हेतु हो आदि कई आधारों पर विभिन्नता पाई जाती है। और हमने देखा था व्यक्तिवादिता, यानी कि नगरीय समुदाय में सामूहिक और सामूहिक जीवन की, सामुदायिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिवादिता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति समुदाय की अपेक्षा स्वयं की अधिक चिंता करता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मानव सभ्यता के पोषक। आप देखिए, जो नगर होते हैं वे मानव सभ्यता के पोषक होते हैं, यानी कि नगरीय समुदायों में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के कारण वहाँ सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता का विकास होता है तो विश्व की आप जानते हैं कि उच्च और विकसित सभ्यताएं नगरों में ही फली फूली हैं। नगर ही सभ्यता के निर्माता और पोषक रहे हैं। तो ये कह सकते हैं आप कि नगर मानव समाज के विकास के भी प्रतीक हैं। तो नगरों के विकास की कहानी सभ्यता के विकास की कहानी है, ये भी माना जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक सभ्यताओं के विकास में मदद करते रहे हैं। अगला बिंदु है नगरीय समुदायों में धर्म। आप जानते हैं कि शिक्षा के कारण या व्यक्तिवादिता, आधुनिकता, भौतिकवाद, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे कारण हैं जिनके कारण लोग नगरों में कर्मकांड या पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और अनुष्ठानों में अधिक रुचि नहीं रखते हैं। वो ईश्वर की बजाय स्वयं की शक्ति में अधिक विश्वास करते हैं, यानी कि वो तर्कवादी अधिक होते हैं, तर्क का सहारा लेते हैं, विश्वास का और आस्था का सहारा नहीं लेते। तो इस कारण से नगरीय समुदायों में धर्म के प्रति आस्था और विश्वास, ये तो नहीं कह सकते कि कम पाया जाता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं पाया जाता। वो शिक्षा के कारण तर्क का प्रयोग अधिक करते हैं और अंधविश्वास में से दूर रहते हैं और अपने धर्मों का पालन करते हैं। प्रतिस्पर्धा अगला विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं। नगरीय समुदायों में गांव की अपेक्षा हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक है, सामाजिक है या राजनीतिक है, सभी क्षेत्रों में, शिक्षा भी है, खूब प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहता है। प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कह सकते कि वह प्रतिस्पर्धा स्वस्थ नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा है, बहुत अच्छे परिणाम भी देती है प्रतिस्पर्धा। फिर भी ये कहा जा सकता है
कि वह व्यक्ति के अगर उत्थान में, उसके विकास में अगर सहयोग करती है, तो प्रतिस्पर्धा कभी कभी व्यक्ति को एक दूसरे से जलन भी करवा देती है, संघर्ष को भी जन्म देती है। लेकिन यह पाया जाता है, ये देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा नगरीय समुदायों में अधिक पाई जाती है। अगला आपके सामने है आर्थिक विषमता। तो नगरीय समुदायों में हमें गरीब और अमीर के बीच की गहरी खाई दिखाई देती है। एक तरफ ऐसे लोगों की बहुलता है जो भोजन और वस्त्र, मकान की सुविधाएं जुटा ही नहीं पाते, बल्कि बहुत ही विपन्नता में, गरीबी में अपना जीवन गुजारते हैं। और दूसरी तरफ बहुत अधिक संपन्न, बहुत अधिक पैसे वाले करोड़पति, अरबपति लोग नगरों में ही रहते हैं। तो एक ही स्थान पर, एक ही नगर में बहुत गरीब भी मिल जाएंगे और बहुत अमीर भी मिल जाएंगे। ऐसा ग्रामीण समुदायों में देखने को नहीं मिलता। बहुत अधिक विषमता ग्रामीण समुदाय में देखने को नहीं मिलती। एक तरफ मजदूर वर्ग, दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग। बहुत बड़ी खाई भी नगरीय समुदाय में देखने को मिलती है। इसी के साथ आप जानते हो, यातायात और संचार की सुविधाओं की बहुलता होती है। आपको पता है कि नगरों में यातायात के बहुत साधन होते हैं, अलग अलग साधन। ऑटो रिक्शा है, अपना स्वयं का निजी ऑटो रिक्शा लेकर जा सकते हो, टेम्पो में बैठ के जा सकते हो, मिनी बस, सिटी बस चलती हैं, अपने वाहन ले जा सकते हो। किसी से आजकल तो टू व्हीलर के भी किराए के मिल जाते हैं। तो इनकी सुविधाओं की बहुलता होती है। साथ ही संचार की, संदेश वाहन की भी सुविधाओं की बहुलता पाई जाती है। बहुत सारे विकल्प पाए जाते हैं। आप अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार यातायात के साधनों का और संचार के, संदेश वाहन के साधनों का चुनाव कर सकते हो। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि यातायात और संचार के साधनों की भी बहुलता पाई जाती है। बच्चों, सामाजिक समस्याएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। वर्तमान में जो नगरीय समुदायों में आप देखोगे तो ऐसी सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं जो कि नगरीय समुदाय में ही विशेष रूप से पाई जाती हैं। अपराध कह लगते हैं जिसको अपन, बाल अपराध कह सकते हैं, वैश्यावृत्ति है, बेरोजगारी, गंदी बस्तियों का निर्माण, कुपोषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ऐसे अलग प्रकार के प्रदूषण हैं, रेडियो एक्टिव उनसे जो प्रदूषण होता है, बीमारी, और ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं का केंद्र बन गए हैं नगर। तो ये माना जा सकता है कि ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं नगरों में पाई जाती हैं जो कि ग्रामीण समुदायों से बहुत ही भिन्न होती हैं। फिर है शिक्षा और संस्कृति का केंद्र। तो नगरीय समुदायों में आप जानते हो कि कितनी प्रकार की शिक्षण संस्थाएं होती हैं, जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, ऐसे बहुत सारे विषयों की शिक्षा और ज्ञान उपलब्ध करवाता है। फिर उसमें कला, संगीत, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और बहुत सारे अलग अलग तरीके की मशीनरी, उन सब के ज्ञान देने वाली शिक्षण संस्थान नगरों में ही तो पाए जाते हैं। तो नगर बहुत सारी तरह की भाषा, साहित्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वो मानव सभ्यता के विकास की कहानी को भी प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नगरों का पर्यावरण है, जो नगरीय समुदाय का पर्यावरण है, वो व्यक्ति के विकास में बहुत अधिक मदद करता है। ठीक है, इसी के साथ एक और बिंदु हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, वो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कैसे हो सकता है नगरीय समुदाय? क्योंकि नगरों में ही तो सरकार के कार्यालय और विभाग होते हैं, वहाँ राज्यों की राजधानियाँ होती हैं, सैनिक छावनियाँ होती हैं और बहुत सारे राजनीतिक दलों के मुख्यालय भी होते हैं। तो इसलिए सरकार और राजनीतिक दल भी अपनी जो नीति है या अपने कार्यक्रम है वो नगरीय समुदायों को ध्यान में रख के करते हैं।
आप जानते हो कि राजनीतिक आंदोलन नगरों ही से ही शुरू होते हैं और नगरीय समुदाय के लोगों को ही राजनीतिक प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान की जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक गतिविधियां जो भी होती हैं जिनसे कि समस्त राजनीति संचालित होती है, वो उनके केंद्र ग्रामीण नहीं नगरीय समुदाय होते हैं। तो आज हमने नगरीय समुदाय की कुछ विशेषताओं को पढ़ा। बाकी विशेषताओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप जो मैंने पढ़ाया है उसे फिर से सुने और समझें, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे उस पर संपर्क करें। ठीक है? थैंक यू।